हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है। ये आपके सब्जेक्ट इसके अंदर 15 सब्जेक्ट की आपकी वैकेंसी हैं और वैकेंसी भी ठीक ठाक हैं। उसके बाद जॉब लोकेशन हरियाणा रहने वाली है। ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट 21 फरवरी 2024। ठीक है, कल से इसके ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कहाँ से आ रही है, किस प्रकार से क्या कुछ है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर हम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लें ताकि जितनी वीडियो डले मेरे द्वारा उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आप इंतजार कर रहे थे तो आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। अगर आपको लगे भाई आपका सब्जेक्ट है, आप उसके अंदर एलिजिबल हैं, तो आप उसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अन्यथा आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड जिसका भी सब्जेक्ट है उसके पास में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी लेके चलता हूँ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। और जो जॉब लोकेशन है वो हरियाणा रहने वाली है। स्टेट जो है आपकी स्टेट की वैकेंसी है, हरियाणा स्टेट की वैकेंसी है। तो अभी चर्चा करेंगे बारी बारी से एक एक वैकेंसी के ऊपर। उसके बाद में कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा, पूरा नोटिस। आप वीडियो कंप्लीट देखें, ठीक है। बाद में आप कमेंट करते रहे, क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, थोड़ी बहुत देख लेते हैं जल्दी जल्दी में करके, और फिर उसके बाद में कमेंट करते रहे, सर इसमें ये बताओ, मुझे ये बताओ। हाँ, आपका हक है, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। लेकिन पहले आप वीडियो को कंप्लीट देखें, फिर आपको अगर बिल्कुल समझ में फिर भी नहीं आती है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइनिंग कर ले, क्योंकि आप टेलीग्राम को ज्वाइनिंग नहीं करते, क्योंकि जो भी पीडीएफ फाइल होती है मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। वहाँ से आप पीडीएफ फाइल जो भी है, नोटिस है, जो भी है, वहाँ से लेके आप आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बारीकी से। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप आराम से उस चीज़ को पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद में अप्लाई करें। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करके पूछे, फिर उसके बाद में आप अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपको समय भी देना पड़ता है उसके लिए, उसके बाद फीस भी लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फीस भी होती है। तो अच्छी प्रकार से उसको नोटिस को पढ़ें, फिर उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है तो जैसे भी होगी मैं आपकी क्वेरी का सोल्यूशन जरूर करूँगा। तो आप नोटिस को पढ़ें, टेलीग्राम को ज्वाइनिंग जरूर कर लें। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर आपको जो भी है वो जो भी पीडीएफ फाइल है या नोटिस है वो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, और जल्दी मैं आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ भी पूछ सकते हैं, या जो आपका व्हाट्सएप का चैनल बनाऊंगा तो उसके ऊपर भी आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं। उसके अंदर हम किसी प्रकार की जो भी है प्रॉब्लम है, कुछ भी कॉमेंट है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आपको नोटिस के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले हम इसके अंदर अपने सब्जेक्ट देखेंगे भाई। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल पर्सन टू द फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन एकेडमिक पे लेवल 10 इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, पहले आप अपना सब्जेक्ट देख लें। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आगे आप वीडियो को देखें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल साइंस की है आपकी, ये आपकी एडवर्टाइजमेंट जस्ट अभी की है आपकी। ठीक है, एक दो दिन पहले आपकी एडवर्टाइजमेंट आई है 1/2024। ठीक है, कैटेगरी इसके अंदर पोस्ट आपकी 5 कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट दे रखे हैं। ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 2 है, बीसीए की 1 है और बीसीबी की 1 है। ठीक है, तो मैं कंप्लीट ये पोस्ट आपको नहीं बताऊंगा, कैटेगरी वाइज आप एक बार देख लेना। ठीक है, वैसे वैसे मैं कितनी कितनी पोस्ट है वो बता देता हूँ और आपके सब्जेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। कंप्लीट नोटिफिकेशन के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिजियोथेरेपी की है आपकी, ये इसके अंदर आपकी 4 पोस्ट हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट की आपकी 7 पोस्ट हैं। उसके बाद लॉ की आपकी 4 पोस्ट हैं। फिजिक्स की आपकी 5 पोस्ट हैं। केमिस्ट्री की आपकी 4 पोस्ट है। मैथमेटिक्स की आपकी 5 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस की आपकी 13 पोस्ट हैं। कई सब्जेक्ट की अच्छी खासी पोस्ट भी हैं। उसके बाद VLSI आपकी डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की आपकी 3 पोस्ट हैं। इंग्लिश की आपकी यहाँ पे 1 पोस्ट है। कम्युनिकेशन स्किल की आपकी 1 पोस्ट है। उसके बाद में आपकी इन्वायरमेंट साइंस की आपकी 1 पोस्ट है। इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स की आपकी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की आपकी 1 पोस्ट है। उसके बाद में एजुकेशन की आपकी यहाँ पे 2 पोस्ट हैं भाई। ये टोटल आपकी पोस्ट हैं। सब्जेक्ट वाइज आप देख लेना, आपकी अगर पोस्ट है तो आप आराम से देख सकते हैं। अभी आगे जो डिस्कस है वो करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट हो गई। उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर जो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कितने 55% मार्क्स के साथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
उसके बाद में साथ साथ में आपका जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है वो भी देखेंगे हम, लास्ट में वीडियो की लास्ट में दिखा रखा है कि किस हिसाब से आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, कितने मार्क्स किस मतलब आपके वो उसके लेवल के अंदर होने चाहिए, तो वो भी देखेंगे। 55% मार्क्स के साथ में आपकी मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं वो होना चाहिए, साथ में आपका नेट सेलेक्ट जो भी है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आपकी वैकेंसी है तो आपकी क्या होना चाहिए, नेट या हरियाणा स्टेट जो आपका सेलेक्ट लेती है वो, तो हरियाणा के अंदर अभी तक तो शायद लिया नहीं है, अगर पहले लिया हो तो कभी मेरे को ध्यान नहीं है, अभी कोई लिया नहीं है, तो नेट आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं भाई, ठीक है। तो ये बता दें। और पीएचडी वाले हैं तो वो पीएचडी वाले उनके लिए नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, तो वो पीएचडी कर रहे हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है भाई, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी वैकेंसी के रिलेटेड वो है स्पेसिफिक प्रेफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैकेंसी कहाँ पे है, सब्जेक्ट डिसिप्लिन फार्मेसी साइंस की है, आपकी स्पेशलाइजेशन किसने, फार्मेसी केमिस्ट्री फार्मेस्टिक आपका फार्मेसियोलॉजी और इसके अंदर है। उसके बाद सब्जेक्ट डिसिप्लिन मैथमेटिक्स की किसके अंदर है, वो प्योर मैथमेटिक्स का है या अप्लाइड के अंदर है, तो आपने कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशलाइजेशन दे रखे है, अगर इसके अंदर आपने कर रखी है जो आपका सब्जेक्ट, क्योंकि जो एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे वो होते हैं भाई, ठीक है। अगर उस चीज़ के अंदर आपने अगर वो डिग्री कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट की है तो मैनेजमेंट की आपके अंदर ये होनी चाहिए, अगर इनके अंदर आपने अप्लाई कर वो डिग्री कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ला की इनके अंदर अगर आपने कर रखी है डिग्री तो आप कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर अगर आपने इनके अंदर कर रखी है, ये चीज़ें आपके अंदर जो डिग्री के टाइम पे आपके जो आप प्रोसेस है उस टाइम पे आपकी होनी चाहिए भाई। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आप कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के अंदर जो कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल से आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री का होता है सब्जेक्ट, उसके अंदर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक, उससे अलग से मास्टर डिग्री होती है, ठीक है। अगर किन में से किसी के अंदर है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की है तो आपकी प्योर मैथमेटिक्स था या अप्लाइड मैथमेटिक्स था उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की है, इंजीनियरिंग की है तो उससे रिलेटेड ये आपके सब्जेक्ट अगर हैं तो आप इनके अंदर कर रखे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि एक कैटेगरी के अंदर जैसे कंप्यूटर साइंस के तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार की डिग्री होंगी भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे मैथमेटिक्स की है, मैथमेटिक्स का हम लेके चले तो हमने मैथमेटिक्स के अंदर प्योर मैथमेटिक्स ले रखा था या अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर हमने मास्टर डिग्री कर रखी है तो वो अलग है भाई, ठीक है। अगर उसके अंदर कर रखे है तो आप एलिजिबल हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में फिजियोलॉजी के अंदर अगर ये है तो कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर ये चीज़ें हैं तो आपने इसके अंदर अगर डिग्री कर रखी है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ है, पहले अपनी जो पोस्ट देखें अगर आपकी सब्जेक्ट की है, उसके बाद ये देखिए कि आपने इनके अंदर स्पेशलाइजेशन ये कर रखी है नहीं कर रखी है। अगर इसके अंदर आपने नहीं कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है भाई, ठीक है। मेन बात ये है। उसके बाद में आगे का आप प्रोसेस देखें भाई। उसके बाद में ये आपकी जो वैकेंसी आ रही है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी हरियाणा की तरफ से आई हैं, गुड़गांव की तरफ से आई हैं भाई ये वैकेंसी, और कल परसों की डेट में ये आई हैं। जस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और इसका जो प्रोसेस है वो भी बता दें। गुड़गांव यूनिवर्सिटी गुड़गांव की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस आपका फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ठीक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सही है, रेगुलर आपकी ऑन द रेगुलर बेसिस आपकी वैकेंसी है और लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। उसके बाद में ये जो आपकी वेबसाइट इस पे जाके आप देख सकते हैं, इस पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसका प्रोसेस है वो 21 तारीख से स्टार्ट हो चुका है भाई, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन टू 20/3/2024, ठीक है। यानी 20 मार्च तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है, ये इसकी वेबसाइट है, इस पे जाके आप क्लिक ऑनलाइन अप्लाई अपना प्रोसेस कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद इसके बाद में क्या करना है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में क्या करना है आपको, एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वी रीच टू द डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेमिस्ट ब्रांच आपका गुड़गांव यूनिवर्सिटी गुड़गांव के माई फील्ड गार्डन आपका दे रखे है। ये सेक्टर 51 गुड़गांव के अंदर हरियाणा ये दे रखे है 27/3/2024, यानी 20 तारीख तक आपको 20 मार्च तक तो इसके अंदर फॉर्म भरना है 20 मार्च तक। और उसके बाद 27 मार्च तक जितने भी जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं विद प्रिंट आउट निकाल के जो फॉर्म भरा है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको गुड़गांव यूनिवर्सिटी सेक्टर आपके 51 के अंदर ये है, वहाँ पे रजिस्ट्रार जो ऑफिस है वहाँ पे एस्टेब्लिश ब्रांच है वहाँ पे आपको भेजने हैं भाई, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट लगा के और आपको यहाँ पे भेजने हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अगर इसके बाद में कोई किसी प्रकार के अगर आप लेट होते हैं तो वो चीज़ें वही आपकी नहीं मानी जाएगी, ठीक है।
जो आपने अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट आप लोगों ने इसके साथ में भेजना है। 19/2/2024 को ये आपका नोटिस आया भाई, ठीक है। तो ये थी यहाँ से जो आपकी वैकेंसी आ रही है गुड़गांव यूनिवर्सिटी की तरफ से, अच्छी खासी जॉब है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको रहना है भाई, ठीक है। एक ही जगह पे परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। उसके बाद में जो वैकेंसी थी वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी, कौन कौन से सब्जेक्ट की हैं। स्पेशलाइजेशन जो प्रोसेस है वो भी मैंने बता दिया आपका, किस सब्जेक्ट के अंदर आपका स्पेशल डिग्री जो है होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आगे जो मेन पॉइंट है वो देख लेते हैं। एक तो जो मतलब जो यूनिवर्सिटी है उसके पास में राइट है इंक्रीज और डिक्रीज करने का वैकेंसी को, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट डिटेल फुलफिलिंग एलिजिबल कंडीशन, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप कंप्लीट जो अपनी डिटेल अच्छी प्रकार से भरें। और सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड जर्नल इंस्ट्रक्शन और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको गुड़गांव जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो मैं आपको बता भी दिया, वैसे मैं बता भी दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये एप्लीकेशन फीस ये आपकी 2,000 रुपये रहने वाली है। 500 रुपये रहेगी SC BC एक्स सर्विसमैन या EWS कैंडिडेट है उनके लिए आपकी रहने वाली है 500 रुपये। और डिपेंडेंट DSM कैंडिडेट है ओनली पे फुल फी, ठीक है। जो डिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं एक्स सर्विसमैन की उनको पूरी फी यहाँ पे करनी है। द वोमेन एप्लीकेशन ऑफ द हरियाणा डोमिसाइल विल बी पे ऑफ 50% ऑफ फी, ठीक है। हरियाणा डोमिसाइल जो कैंडिडेट हैं जो लेडीज हैं, ठीक है, वोमेन हैं, उनको क्या करना है 50%, यानी 2,000 रुपये फीस है तो 1,000 रुपये ये फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी जो भी कैंडिडेट हैं फीमेल, बाकी रिजर्वेशन वालों के लिए 500 रुपये है, ठीक है। लेकिन जो वोमेन जनरल कैटेगरी से हैं उनको कितना रुपये 1,000 रुपये यहाँ पे फी देनी पड़ेगी, 2,000 रुपये यानी 50% यहाँ पे देनी पड़ेगी। द PW कैंडिडेट ऑफ हरियाणा आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फीस, ठीक है। और PWD हैंडीकैप जो कैंडिडेट हैं उनको कोई फ़ी यहाँ पे देनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये था फ़ी का इसका प्रोसेस, वो आप देख लेना, ये फ़ी का प्रोसेस इसके अंदर दे रखा है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में अगर इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो इस वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल देखने के बाद वो मैंने आपको बता दिया। आफ्टर सक्सेसफुल के बाद में जो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे भेजने हैं वो मैंने बता दिया आपको, एक बार फिर देख लेना आप इसी प्रकार से। एड्रेस कहाँ पे वाई एंड भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, वो आपका काम है भाई, ठीक है। उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस वो देखते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो तो आपको पता है। और उसके बाद मस्ट हैव हिंदी संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द मैट्रिक और हायर लेवल, ठीक है भाई। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका हिंदी ऑल इंडिया से इसके लिए अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक्स या हायर लेवल के अंदर आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी या संस्कृत, वो इस चीज़ का ध्यान रख लेना भाई। अगर आपका है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है। और जो वेबसाइट से मिल जाएगा उसका एप्लीकेशन देव पोस्ट और मेंशन प्रोविजनल बेसिस, जब तक उसका जो करेक्टर वो अगर चाहे वो अपॉइंटमेंट के बाद में अगर करेक्टर वो बिल्कुल वो नहीं हो जाता है उसके बाद में आपको मतलब प्रोविजनल ही है भाई, ठीक है। प्रोविजनल बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, बाद में वेरीफाई होने के बाद में आप मतलब परमानेंट होते हैं भाई, ठीक है। या फिर कुछ प्रोबेशन पीरियड होता है भाई। उसके बाद में क्या दे रखा है, ये मेन चीज़ की और दे रखी है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से रिलेटेड। इसके अंदर क्या दे रखा है, या फिर जो भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये भी है। मेरे एक्स सर्विसमैन का दे रखा है कि क्या कर रखा है कि एक्स सर्विसमैन की अगर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तो क्या है कि वर्टिकल उनको क्या ओरिजिनल जो रिजर्वेशन दे रखा है एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं उसकी वैकेंसी है तो एक्स सर्विसमैन को मौका दिया जाएगा। डिपेंडेंट है तो उनको दिया जाएगा। अगर उसके अंदर नहीं है वो कैंडिडेट, जनरल से है, SC से, BC या EWS कैटेगरी के अंदर, अगर उस कैटेगरी का एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो वो वैकेंसी खाली नहीं रख के जो भी कैंडिडेट बचेंगे बाकी उनको दे दी जाएगी, ठीक है। जनरल वाले कैंडिडेट सिंपल कैंडिडेट हैं उनको दे दी जाएगी, नहीं भाई उसको रिजर्व रखा जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट मिलता है तो पहले उसको मौका दिया जाएगा, अगर नहीं मिलता है ये नहीं कि उसको वैकेंट रखा जाएगा, उसको क्या है सीधा उसको क्या दे दिया जाएगा, उस कैटेगरी के कैंडिडेट को दे दिया जाएगा, उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो जो हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन आर एडवाइज टू इंश्योर बिफोर अप्लाइंग, यानी अप्लाई करने से पहले अपने अच्छी प्रकार से देख लें। फीस का जो है वो मैंने बता दिया। इफ द एप्लीकेंट विल अप्लाई फॉर द मोर देन वन पोस्ट, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेपरेट से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके लिए सेपरेट से जो फी देनी पड़ेगी और सेपरेट से आपको जो डॉक्यूमेंट उसके साथ में भेजने पड़ेंगे, ठीक है। एज लिमिट क्या रहने वाली है, 18 से 55 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में
The application need to apply the fulfill all the requisite field and all requisite document will need to be uploaded sent along with all the application form application self attested जो भी कोई डॉक्यूमेंट है मैंने बता दिया। अगर किसी प्रकार का अगर लास्ट डेट के बाद में अगर भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजने हैं जो भी आप फॉर्म के अंदर अप्लाई लगाएंगे भी, ठीक है। अगर किसी प्रकार का जाते तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। फीस भी अच्छी खासी है तो आराम से देख परख के अगर आपको लगे तो एलिजिबल हैं तो उसके बाद में फॉर्म भर के आराम से आप अपना जाके आप भेज सकते हैं, ठीक है। द यूनिवर्सिटी विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल, अगर किसी प्रकार का एरर या कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटी है कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन जो चीज़ें हैं वो आपको जैसे एनेक्स्ट्रा ए और बी है जो आपकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आप एक्सपीरियंस वगैरह से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। द यूनिवर्सिटी आर रिजर्व टू राइट द डिसेंडिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड द कंसेंट अलाइड जो भी है ये तो चीज़ें मतलब बहुत सारी जो होती हैं यूनिवर्सिटी से वो मतलब जो भी चेंजमेंट ये जो कुछ करना चाहते हैं तो उसके ऊपर मतलब वो निर्भर करता है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में नो डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड कंसिडर्ड बाय द यूनिवर्सिटी एट लास्ट डेट, ठीक है। लास्ट डेट के बाद में कोई भी डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सिटी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो अपने टाइम का समय का वो आप ध्यान रखें भी, ठीक है। उसके बाद में ऑल क्वालिफिकेशन मस्ट बी अटेन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम द एप्लीकेशन विल हैव द obtained qualifying from the board universities and declared the fact or not मतलब फैक्ट जो भी चीज़ें हैं भाई आप अच्छे प्रकार से वो तो आपको पता है भाई फैक्ट आपके पास में क्या कुछ है तो उसके बाद में आपको अगर कोई फैक्ट यूज़ करता है कोई भी डिटेल तो उसके बाद में आपको दिक्कत बाद में हो जाएगी वो तो बाद में बाहर निकाल लें, ठीक है। वो आप चीज़ अच्छी प्रकार से देख लेना। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और ये है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। द एप्लीकेंट हु ऑब्टेन डिग्री विच इज आर एसेंशियल फॉर एलिजिबल फ्रॉम सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान IILM यूनिवर्सिटी सिक्किम और मानव भारती जो यूनिवर्सिटी है आपका हिमाचल प्रदेश ये जो यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे रखे हैं, ठीक है। नागालैंड की है ये जो विनायका मिशन यूनिवर्सिटी आपकी शिलोंग की है, थाईलैंड ये आपका जो भी तमिलनाडु की है ये इनका ये दे रखा है, ठीक है। डेटेड 5/8/2014 के अकॉर्डिंग ये जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं द डिक्लेरेशन इन एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट इन द यूनिवर्सिटी हाउएवर हिज हर कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन द अपॉइंटमेंट इन द यूनिवर्सिटी इफ दे अपलोड द सर्टिफिकेट एज पर द एनेक्सा जो ट्रायल सर्टिफिकेट इन द PhD फ्रॉम द अगर PhD वाले जो कैंडिडेट हैं भाई इन्होंने या डिग्री इनसे कर रखी है तो उनके लिए क्या है कि इन्होंने अलग से जो सर्टिफिकेट मांग रखा है नोटिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपने इन यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो वो आपको अपलोड कर रखा है, अगर नहीं कर रखा है नहीं कर रखा है या फिर आपने करना है ये तो इस चीज़ से रिलेटेड ये मेन चीज़ है ये आप अच्छी प्रकार से देख लेना। जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रखा है इन्होंने जिससे डिग्री कर रखी है तो उनको पहले पता होगा पहले भी, क्योंकि प्रत्येक यूनिवर्सिटी जो भी अप्लाई मांगती है तो इन यूनिवर्सिटी के लिए सजेशन देती है वो आप अच्छी प्रकार से एक बार इसको देख लेना पढ़ लेना क्या कुछ दे रखे है एक बार, ठीक है। उसके बाद फॉर अवॉइडिंग द डाउट जो आपका CGPA है उससे रिलेटेड दे रखा है, ठीक है। फॉर अवॉइडिंग द डाउट इन हेयर बाय डिक्लेयर दैट इफ द क्लास और डिवीजन इज नॉट डिक्लेयर्ड एट द बैचलर या मास्टर डिग्री लेवल एट एग्रीगेट ऑफ 60% लेस देन या जो भी दे रखे हैं और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट एवरेज CGPA इन टू द consider the equivalent or to first class if a grade point system adopted CGPA यानी आपके CGPA के अकॉर्डिंग दे रखा है किस प्रकार से दे रखा है जो आपका कईयों के अंदर मार्क्स देते हैं कईयों के अंदर जो मतलब CGPA देते थे, ठीक है। तो वो आपका कैलकुलेशन किस प्रकार से आप मार्क्स भरते हैं वो आपको पता भी होगा। CGPA इंटू में शायद 10 होता है क्या कुछ होता है वो आप अच्छी प्रकार से देख लेना उसके अकॉर्डिंग जो आपका परसेंटेज निकलता है। उसके बाद में द एप्लीकेंट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम पीरियड ऑफ जुलाई 11/2009 एंड हैव बीन अवार्डेड डिग्री आर required to produce a certificate for the fulfillment of all the condition of to be certified by the registrar, ठीक है। दिन एकेडमिक यानी जो भी कैंडिडेट 2009 का ये जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर रजिस्टर्ड है जिन्होंने उस टाइम पे जो कर रखी है तो उसको जो सर्टिफिकेट है अटेस्टेड करवा क्या कुछ देना है वो आप एक बार देख लेना। जो PhD वाले कैंडिडेट हैं उनको पता भी होगा, ठीक है। ये बाकी और PhD से रिलेटेड दे रखे कब कब क्या कुछ दे रखे वो आप एक बार अच्छी प्रकार से देख लेना। ऑल द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशन टू बी सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार और द डीन एकेडमिक
अफेयर बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो भी कंडीशन ये बता रखे हैं PhD से रिलेटेड, ये बोले कि जो रजिस्टर्ड हैं जो ये अभी उसके अकॉर्डिंग है बताए गए, ये चीज़ आपको फॉलो करनी जरूरी है। ठीक है, उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस द मिनिमम एंड द mere process of the same will not be intended by any candidate to be shortlisted for the written test teaching skill interview. The applicant will be shortlisted on the criteria specified at the next B। यानी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर आपको ले देखना है, एक्सपीरियंस देखना, क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या चाहिए, तो एनेक्स बी के अंदर ये किस प्रकार से शॉर्ट लिस्टेड का, तो वो इसके अंदर दे रखा है, वो आप देख लें। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द वेयर रिक्वायर्ड विल बी डिटरमाइन एज बिलो। ठीक है, यानी अंडर दे रखे ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फॉर डिटरमाइन ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ए कैंडिडेट शुड आइदर हैव एवरेज ऑफ 55%। भाई मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नोटिस है, तो मैं जो भी है चीज़ें बतानी जरूरी हैं और नोटिस भी कंप्लीट करना है और ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बने। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको देखना है अपना। फॉर डिटरमाइन गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ए कैंडिडेट है शुड आइदर हैव एवरेज ऑफ 55% मार्क्स इन 2 ऑफ द 3 एग्जामिनेशन। यानी आपको 3 सब्जेक्ट में से किसी 2 के अंदर आपको 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। एग्जामिनेशन नोट बिलो मैट्रिक्स और इक्विवेलेंटी, 10वीं या उससे नीचे का नहीं दे रखा भाई। ठीक है, 3 के अंदर जैसे आपकी +2 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर आपके 55, उनमें से 2 के अंदर 55 होने चाहिए। और एज के अंदर रखा है पीरियड और 2 मास्टर डिग्री और, ठीक है, मास्टर डिग्री और 50% मार्क्स इन ईच ऑफ दीज 2 एग्जामिनेशन सेपरेट। और जो दोनों एग्जाम के अंदर आप 55 लेते हैं तो उनके अंदर अलग अलग सेपरेट दोनों के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। ये नहीं भाई एक के अंदर हमारे 70 हैं और एक के अंदर हमारे 49 है। ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगी, तो आपके दोनों के अंदर 50% मार्क्स तो होने ही जरूरी हैं। ठीक है, 2 का ऐसे एवरेज ले रहे हैं आप, तो उनके अंदर आपके 50% तो होने जरूरी हैं। साथ में आपको दोनों को मिला के गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 55% आपके बनने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मार्क्स इन ईच ऑफ द एग्जामिनेशन सेपरेट अलग से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कुछ कंडीशन और दे रखी है भाई। द फॉलोइंग रिलैक्सेशन विल बी दे रखा है, क्या दे रखा है, द कैंडिडेट हैविंग 55% और अबो मार्क्स इन द MSc या मास्टर डिग्री के अंदर जो दे रखा है LLM के अंदर इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड प्रोसेस ऑफ PhD, अगर उन्होंने PhD कर रखी है और इसके अंदर 55% से उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो द क्राइटेरिया ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विल नॉट बी अप्लाइड ऑन एट ऑल। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं है, क्योंकि जिसने PhD कर रखी है और 55% या उससे ऊपर अगर मार्क्स हैं तो उनके लिए मतलब ये क्या है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं मान्य होगा। ठीक है, कैंडिडेट हैविंग 55% मार्क्स और अबो, ठीक है, मार्क्स इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट और MPhil अगर डिग्री कर रखी है या फिर ये कर रखा है। ठीक है, ये कर रखा है तो उस कैंडिडेट शुड हैव 50% मार्क्स इन वन ऑफ द लोअर एग्जामिनेशन दैट इज BA या फिर जो फाइनल के अंदर या फिर प्री, ठीक है, या फिर आपका +2 या फिर मैट्रिक्स के अंदर हो, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है, ये कंडीशन दे रखे वो आप एक बार देख लेना अच्छी प्रकार से। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% के दे रखे शेड्यूल कास्ट या जो बैकवर्ड क्लासेज हैं या ट्राइबल जो कैंडिडेट है ST कैटेगरी है उनके लिए 5% के यहाँ पे रिजर्वेशन का दे रखा है। ठीक है, तो आपको 50% चाहिए जो भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं। उसके बाद में वो क्या है वो और बता देता हूँ आपको। ये आपका जो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वो किस बेस पे होगा, जैसे आपको स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा वो सारी चीज़ें किसके ऊपर होगी, जो भी अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा के फिल्ड कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद रिटन टेस्ट के अंदर यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, सभी को यहाँ पे मौका मिलेगा। उसके अंदर क्या दे रखे हैं, रिटन टेस्ट ऑन इन द कंपोनेंट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, क्या है आपके मैंडेटरी टू द क्वालिफाइड टू द सिक्योर ऑफ 50% मार्क्स आपको लेने, 50% मार्क्स लेने हैं भाई। ठीक है, जो भी जनरल कैंडिडेट हैं और रिजर्वेशन वाले हैं उनको 47.5 जो हम मार्क्स यहाँ पे लेने हैं, तो ये आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे। ठीक है, एट द फर्स्ट स्टेज ऑल जो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द रिटन टेस्ट विदाउट जो भी आपकी कुछ भी एलिजिबिलिटी कंडीशन, ओनली दीज दोज एप्लीकेंट हु हैव क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट विल बी स्क्रूटनाइज्ड
for the eligibility only eligible and test qualifying candidate will be considered for the shortlisted for further process। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मतलब जो अभी अपने शॉर्टलिस्टेड है या जो भी कुछ प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका जो भी आपने डिटेल दे रखी है उसके बेस पे होगा। ठीक है, फर्स्ट जो एग्जाम होगा आपका उसके अंदर सभी रिटन टेस्ट के अंदर सारे के सारे कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जो बाद का प्रोसेस होगा यानी 50% जो जनरल वालों को लेना है और 47.5 है जो भी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको लेना है। ठीक है, उसके बाद उसमें से बाकी जो भी अपने हिसाब से किस हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तो वो आगे का प्रोसेस है। ठीक है, तो एग्जाम में सभी को बैठने का मौका यहाँ पे दिया जाएगा भाई। उसके बाद में प्रोविजनल ऑफ द असिस्टेंट इन द सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द मैनेजमेंट डिसेबिलिटी कैंडिडेट उनके लिए दे रखा है भाई है। ठीक है, एज पर गाइडलाइन ऑफ द, उसके बाद में डिसेबिलिटी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए है वापस इसी प्रकार से एक बार देख लेना, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कैंडिडेट जो भी हैं उनको पता है भी अलग से टाइम दिया जाता है 20 मिनट का जो है एग्जाम का, वो सारी चीज़ें आप अच्छी प्रकार से देख लें, उनको पता भी हो, वो आप अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी भाई। ठीक है, एंड नोट एंड अदर साइट ये भी उसी से रिलेटेड दे रखे हैं। उसके बाद ये जो नोटिस PWD और हैंडीकैप कैटेगरी है उनके लिए दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला क्या है ये, तो मैंने आपको बता भी दिया जो आपके एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको, आप PhD वाला जो कैंडिडेट हैं उसके अंदर वो सारी चीज़ें दे रखी, वो आप अच्छी प्रकार से एक बार देख लेना भाई, पढ़ के इसको पूरे नोटिस को। नंबर ऑफ पोस्ट वो चीज़ इसके अंदर लिख रखी है भाई, कम ज़्यादा कर सकते हैं। रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको मिलेगा, वो मैंने आपको बता भी दिया। और उसके बाद कैटेगरी ये दे रखे हैं, द एप्लीकेंट इज चेकिंग रिजर्वेशन अंडर एनी कैटेगरी SC BC या AB जो BBC के हैं, हैंडीकैप या EWS आर रिक्वेस्ट टू सबमिट द रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी एज पर द स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ द वुमेन सर्टिफिकेट। मेन चीज़ क्या है, जो भी कैंडिडेट हैं रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनको जो भी सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन से रिलेटेड वो स्टेट गवर्नमेंट या कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा जो प्रोवाइड है वो देना है। लेकिन इन केस ऑफ वुमेन को क्या करना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए लॉ इन लॉ हस्बैंड साइड विल नॉट बी इंटीमेटेड। द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द एप्लीकेंट बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लास टू बी द कंसिडर स्ट्रिक्टली एज पर द प्रोविजन ऑफ हरियाणा बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन इन द सेक्शन ऑफ द इसको अकॉर्डिंग दे रखे। द एप्लीकेंट हु हैव क्लेम्ड सच रिजर्वेशन आर रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अलोंग विद इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ द। आपको क्या करना है, मतलब ये जो BC जो भी कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, इनकम सर्टिफिकेट के साथ में ये नए वाला जो है आपने वो करना है भाई। ठीक है, सर्टिफिकेट लगाना है नए जो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनकम के साथ में इनकम सर्टिफिकेट के साथ में आपको वो अटैचमेंट करना है। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको जो भी आपका सर्टिफिकेट लगाना है वो आपका जो फैमिली उधर से आपके जो घर मायके वाला है वो लगाना है भाई। ठीक है, ससुराल वाला जो आपका सर्टिफिकेट रिजर्वेशन वाला वो लेडीज़ को नहीं लगाना है, वो पुराने वाला जो आपका है आपके फादर साइड वाला तो वो आपका सर्टिफिकेट लगाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, रिजर्वेशन वाले जो वुमेन हैं उनके लिए भी। ठीक है, द एप्लीकेंट रिजर्व फॉर हरियाणा विच आर नो वैकेंसी इज अवेलेबल रिजर्व कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। यानी कोई भी कैंडिडेट है हरियाणा का रिजर्व कैटेगरी का, अगर रिजर्व की कोई वैकेंसी नहीं है अगर उनके सब्जेक्ट की, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी इफ सी हैज फुलफिल ऑल द एलिजिबल कंडीशन दैट इज एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी वो जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसकी जो भी कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज आपकी जनरल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर जनरल के अंदर आप अप्लाई करेंगे, अगर आप रिजर्वेशन के अंदर वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपकी एज भी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एज मेंशन फॉर द जनरल कैटेगरी। एक्सेप्ट फीस के अंदर आपको छूट मिल सकती है ओनली। ठीक है, अगर आपकी वैकेंसी नहीं है रिजर्वेशन में तो आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन जनरल के अकॉर्डिंग आपकी सारी होनी चाहिए। आल्सो अटैच स्कैन कॉपी ऑफ द हिज हर कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द क्लेमिंग ऑफ फीस। अगर फीस के अंदर आप लेना चाहते हैं तो अपनी सर्टिफिकेट उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी कंडीशन है जनरल के अंदर होनी चाहिए भी। ठीक है, जनरल के अकॉर्डिंग द रिजर्वेशन कैंडिडेट ऑफ द अदर स्टेट विल बी कंसिडर ओनली अगेंस्ट द जनरल कैटेगरी। ठीक है, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो हरियाणा के अंदर या कहीं पे भी जाते हैं तो वो जनरल के अंदर ही काउंट होते हैं। ओनली सच PWD कैंडिडेट हुआ है सफर 40% और मोर एलिमेंट डिसेबिलिटी वुड बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, 40% या उससे ऊपर रिजर्वेशन है
PWD कैंडिडेट को, तो वही इसके अंदर रिजर्वेशन के अंदर काउंट किए जाएंगे भाई, ठीक है। एक्स सर्विसमैन का है तो एक्स सर्विसमैन वाला देख लेना भाई। उसके बाद में EWS कैंडिडेट्स के लिए, इन केस ऑफ नो सुटेबल एप्लीकेंट फॉर द EWS कैटेगरी फाउंड फॉर द EWS पोस्ट, इफ एडवर्टाइजमेंट द पोस्ट रिजर्व फॉर द सेम विल बी फिल्ड बाय द जनरल कैटेगरी, ठीक है। EWS वाला कैंडिडेट्स के लिए भी वही चीज़ है भाई, अगर कोई रिजर्वेशन के अंदर कोई कैंडिडेट EWS का नहीं मिला तो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो जनरल को दे दिया जाएगा, उसके अंदर जनरल का कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यानी फॉर्म के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसके अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपको लगा के आप जमा करवाने जाएँ तो उसके अंदर आपकी सारी डिटेल वो आपने लिख के रखें, ठीक है, पेज वाइज जो सारी चीज़ें। उसके बाद में कोई गुम हो जाता है तो उसकी कोई भी इनकी जवाबदारी नहीं है। उसके बाद में क्या है, मेल ID और जो SMS की जो सुविधा है आपको मोबाइल नंबर पे मिलेगी, ठीक है। तो जो ओरिजिनल जो आपका वैलिड जो मोबाइल नंबर है, मेल ID जिसको आप यूज करते हैं तो वही आप उसके अंदर डालें, ठीक है। जो भी सूचना है आपको उसके द्वारा मिल जाएगी, बाकी अलग से कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो वो जो मेल ID है उसके द्वारा या फिर वेबसाइट पर आपको मिलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से अप्लाई करना है तो वो प्रोसेस मैंने बता दिया। इस पर जाके यहाँ पे कल से स्टार्ट हो चुका है तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 27 तारीख जो भी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको भेजना है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है वो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये फार्मेसिस्ट के लिए मास्टर डिग्री इन द फार्मेसी बी फार्मा एंड फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन फार्मेसी, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन एट द फार्मासिस्ट है वो आपका होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, ठीक है, ये ज़रूरी है, ये डिजायरेबल है, ये हुआ ठीक है नहीं ये, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी के लिए ईद रखी है। उसके बाद मैनेजमेंट की ईद रखी है, सभी की यहाँ पे ईद रखी है। लॉ वाले फिजिक्स केमिस्ट्री उनके लिए है, ये दे रखी है। मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में जो भी सब्जेक्ट उसके साथ में, और उसके बाद साथ में आपका नेट स्लेट जो भी है वो आपका होना चाहिए। और PhD वाले हैं तो उनके लिए PhD का जो प्रोसेस है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो आप देख भी सकते हैं। इसके अंदर ये दे रखी है। कंप्लीट नोटिस मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसको जल्दी अभी ख़त्म कर रहा हूँ। लाइब्रेरियंस के लिए क्या है क्वालिफिकेशन, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, ये दे रखी है लाइब्रेरियन के साथ में। उसके बाद में PhD वाले हैं तो वो उसके अंदर अगर नेट है, देखो जिस भी सब्जेक्ट के अंदर अगर नेट ले रहे हैं भाई, सरकार ले रही है नेट वाले जो भी हैं सब्जेक्ट का, तो वो उसके अंदर नेट है। अगर नहीं ले रहे तो उस सब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रोसेस है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये आपका क्राइटेरिया है किस प्रकार से क्या होगा, तो यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो वो आप अच्छे प्रकार से इसको देख लेना। यहाँ पे एकेडमिक जो स्कोर होएगा आपका 80 मार्क्स का। रिसर्च पब्लिकेशन के 10 नंबर लगेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपके 10 नंबर होने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 100 का रहने वाला है आपका प्रोसेस, ठीक है। उसके आपके नेट ये JRF जो सेट है आपके 7 नंबर रहने हैं। PhD के 30 नंबर रहने वाले हैं, और आपका अवार्ड के वाले हैं 3 नंबर यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। इस बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और उसके बाद नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू बी कॉल्ड द इंटरव्यू फॉर द सेल बी डिसाइड बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी का अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा भाई कितने कैंडिडेट बुलाने हैं। उसके बाद द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्पिटिटिव स्कोर, किसके बेस पे आपका नॉलेज टेस्ट का 50% रहेगा, एसेस थ्रो रिटन टेस्ट, और टीचिंग स्किल का आपका 30 का टू बी एसेस थ्रो द PP प्रेजेंटेशन। उसके बाद इंटरव्यू आपके 20 का रहने वाला है। कंपोजिट स्कोर आपका टोटल यहाँ पे 100 का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट फेल टू सिक्योर एटलीस्ट 60% इतने BC इसके लिए, ठीक है, नोट बी एल कंसिडर। अगर मान लीजिए जितने जो भी कैंडिडेट हैं उसके अकॉर्डिंग 60% तो भाई जो भी जनरल कैंडिडेट हैं उनको लेने हैं, और जो रिजर्वेशन वाले हैं उसको 57%। अगर टोटल स्कोर अगर वो अचीव नहीं करते हैं तो वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है भाई, ठीक है। उसके बाद में इसको बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ इसके अंदर अलग अलग खोल के एक चीज़ें दे रखी हैं। तो इसी प्रकार से एक बार इसको नोटिस को कंप्लीट पढ़ लेना। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने बहुत ज़्यादा लंबी खींच दी है, पूरा लगभग मैंने बता भी दिया है, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को देखा, दिल से धन्यवाद।